हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेकिंग द रीजनल कल्चर, जो 7th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है हिस्ट्री का। ठीक है, और हमने पार्ट 1 में जो डिस्कशन कर लिया था काफ़ी चीज़ें पार्ट 1 में। ये देखिए, पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी और आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर डेवलप हुए, कुछ फूड हैबिट्स, कुछ लैंग्वेजेस, कुछ डांसिंग स्टाइल, कुछ टेम्पल्स, कल्ट, ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग एरिया में शुरू हुई है। जैसे हमने तमिलनाडु और उड़ीसा के बारे में देखा कि, और ये जो एरिया पड़ता है जिसमें तमिल और उड़िया बोली जाती है, उनके फूड, क्लॉथ, पोइट्री सब चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। लेकिन धीरे धीरे लोकल ट्रेडिशन मिक्स होने लगा और धीरे धीरे नए नए डायनेस्टीज़ सामने आने लगी, नए नए राजवंश बनने लगे। जैसे हमने साउथ की बात की कि कैसे वहाँ चेराज जो डायनेस्टी थी उन्होंने डेवलपमेंट किया वहाँ मलयालम लैंग्वेज का, और काफ़ी डेवलप हो गई। जो कि पहले चेरा किंगडम जो हुआ करता था उस एरिया को पूरा महोदयपुरम किंगडम कहते थे 9th सेंचुरी के आसपास, जो आजकल केरला है। और ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो जो डेवलप हुई लैंग्वेज मलयालम, उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई और इंस्क्राइब भी कराई गई राजाओं के द्वारा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा था हमने कि ये मलयालम लैंग्वेज में लिखी हुई एक इंस्क्रिप्शंस हैं जो वहाँ पर जो राजाओं ने लिखवाई होगी, राजाओं अपने नॉर्मल पीपल्स के लिए। ये केरला की एक इंस्क्रिप्शन है जो कि मलयालम लैंग्वेज में है। ओके, और अब मलयालम लैंग्वेज की एक और सबसे फेमस बुक जो मैंने कल पिछले वाले पार्ट में आपको बताई थी, लीला तिलाकम। ये देखिए, लीला तिलाकम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज जो कि उस समय मलयालम और संस्कृत मिक्स थी, यानी कि मलयालम यानी कि लोकल लैंग्वेज और वहाँ की संस्कृत मिक्स, ये जो लैंग्वेज में लीला तिलाकम बुक लिखी गई थी। लीला तिलाकम का जो एक ग्रामर और एक पोएटिक बुक मानी जाती है ये, जिसका मतलब डायमंड एंड कोरल होता था, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज मिक्स करके। ओके, तो अब जरा पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा था कि कैसे उड़ीसा में जो है भगवान विष्णु के नाम पर विष्णु मंदिर यानी कि जगन्नाथ मंदिर बनाया गया, और ये उड़ीसा की पूरी सिटी में बनाया गया था, इसलिए फिर उस पूरे जगह को जगन्नाथपुरी के नाम से वो फेमस हो गया। ठीक है, इसमें जिन जिन राजाओं ने पार्टिसिपेशन किया, जिन जिन राजाओं ने 12th सेंचुरी में जो है बड़े लेवल पे इस चीज़ को तैयार कराया, उनमें अनंत वर्मन जो गंग डायनेस्टी के थे, गंग डायनेस्टी जिसको कहते हैं। और उसके बाद में इन्होंने अनंत वर्मन ने भगवान पुरुषोत्तम यानी कि भगवान विष्णु के मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर को पुरी में तैयार करवाया। और उसके बाद और भी राजा आए जिन्होंने और भी वहाँ बहुत सारे काम कराए। जैसे अनंग भीम जो 1230 में वहाँ पर आए, उन्होंने जो है काफ़ी जिन्होंने अपने आप को डेप्यूटी ऑफ गॉड कहा कि वो भगवान के डेप्यूटी हैं, और उन्होंने भी अपना एरिया यहाँ पर तैयार किया। ओके, ये देखिए, आपने पिछली बार इसको भी एक देखा था, एक आइकॉन जो वुडन इमेज पर यानी वुडन लकड़ी पर बनाया गया है, आइकॉन ऑफ बालभद्रा, सुभद्रा और जगन्नाथ, जो कि पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पाम के पत्ते पर बनाया गया। ये काफ़ी फेमस, जो उधर ट्राइबल पीपल्स और जो उड़ीसा के लोग थे इसे बहुत लाइक करते थे। बाद में फिर इन लोगों के लिए यानी इस तरह के फिर मंदिर भी बनने लगे। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि कैसे उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी मंदिर एक बड़ी पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में बदल गया। और इन पिलग्रिमेज को यानी कि इन तीर्थ यात्रा स्थल को देखिए, जगन्नाथपुरी का मंदिर हमने देखा था। इन तीर्थ यात्रा स्थल को फिर बाद में अलग अलग राजा कंट्रोल करना चाहते थे। जैसे उड़ीसा के राजाओं ने इसको कंट्रोल किया। मंदिरों को कंट्रोल करना, मंदिरों को बनवाना उस समय बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती थी, और जो है मुग़ल चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, और मुग़ल भी इन मंदिरों को कंट्रोल करके खुद का जो है कंट्रोल बनाना चाहते थे। ओके, तो देखिए इस तरह से हम देखें तो मुग़ल बहुत ही पावरफुल रहे। और उसके बाद आज हम पार्ट नंबर, मुग़लों ने भी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जगन्नाथ मंदिर और जो ये इन मंदिरों को कंट्रोल किया ताकि पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके। और इनका मानना ये था कि अगर हम मंदिरों को कंट्रोल कर लेते हैं तो लोग हमारे रूल्स को, हमारे बनाए हुए रूल्स को लोकल पीपल जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे। आज हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कशन करने जा रहे हैं राजस्थान के राजपूतों का ट्रेडिशन। ठीक है, राजपूत ट्रेडिशन जो कि उस ज़माने में बड़ा फेमस हुआ। ठीक है, तो वो बड़ा फेमस हुआ 19th सेंचुरी में।
ये जो एरिया था जो आजकल राजस्थान कहलाता है, ये ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को राजपूताना कहा। ये देखिए राजपूताना नाम ब्रिटिशर्स ने ही दिया था राजस्थान के एरिया को। और ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे राजपूत हुए हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग राजपूत हुए हैं। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि सारे ही राजपूत नहीं थे, कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने एरिया को कंट्रोल किया और उसके बाद वो यहाँ पर पावरफुल होते चले गए। ठीक है, वैसे राजपूत का मतलब राजपुत्र से होता है, लेकिन बाद में साउथ के लोगों ने भी यहाँ पर आकर इस एरिया को कैप्चर किया तो वो भी अपने आप को राजपूती कहलवाने लगे। ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पे देखो कि न केवल राजपूत ही नहीं, सेवरल अदर ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज ए राजपूत इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जिन्होंने नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में अपने आप को राजपूत ही कहलवाया, क्योंकि लोग क्या रेस्पेक्ट करते थे इस वर्ड को लेकर। ठीक है, तो राजपूत जो आज राजस्थान में बहुत सारे रह रहे हैं, बहुत फेमस है आज भी। राजपूत आर ऑफन रिकग्नाइज एज द कंट्रीब्यूटिंग टू डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ राजस्थान। राजपूत आज के दिन बहुत अलग ही कल्चर आज भी समेटे हुए हैं राजस्थान के अंदर, आज भी ये फेमस है। आज देखिए ये यहाँ पे राजपूत राजा का एक पूरा एक गेटअप दिखाया गया है कि कैसे राजपूत राजा ड्रेस पहनते थे, और आप देख सकते हो कि ये राजस्थान का कल्चर हुआ करता था। ठीक, आज भी है। तो जो राजस्थान में कल्चरल ट्रेडिशन जो उस समय बना, और जो आइडल थे वहाँ के राजा लोग थे, जो एस्पिरेशंस राजाओं की थी, उसको लेकर ये चीज़ें हुई हैं। 8th सेंचुरी में जो आज का राजस्थान है मोस्टली राजपूत फैमिली के थ्रू रूल किया जाता था, जिसमें पृथ्वीराज राजा बहुत फेमस हुए, और कहते हैं कि उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड भी आए जो कि बहुत ही फेमस दिल्ली के राजा बने, जिसके साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी, जिसको तराइन वार फर्स्ट और तराइन वार सेकंड 2 वार हुई उनके बीच में। तो ये एरिया बहुत ही फेमस एरिया था। ओके, यहाँ के रूलर ने लोगों के बीच में अपनी अपने आप को एक आइडल के रूप में दिखाया कि वो जो है लड़ना पसंद करते हैं, और मतलब लड़ते लड़ते मरना पसंद करते हैं हार की बजाय। देखो लिखा हुआ है दीज रूलर्स चेरिश द आइडल। उन्होंने एक ये बात सिद्ध की कि भाई वो हीरो की तरह लड़ेंगे और जो है डेथ को चूज़ करेंगे बैटलफील्ड में, यानी कि लड़ाई के मैदान में हारने की बजाय। ठीक है, तो ऐसा राजपूतों के अंदर ये इन्होंने कसम खाई हुई थी कि हम लड़कर मरना पसंद करेंगे जो हारने की बजाय। ओके, तो देखिए अब आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा ये लोग सोचते थे, क्या होता था सच में। तो ये देखिए हारने की बजाय ये मरना पसंद करते हैं। स्टोरी अबाउट राजपूत हीरोज़, जो राजपूत राजाओं के बारे में जो कहानियाँ हैं वो बहुत सारी पोएम्स और सॉन्ग्स में लिखी गई थी। राजस्थान के एरिया में आज भी ये बड़ी फेमस है, लोग गाते हैं इनकी कहानियों को। जैसे ताना जी है, जैसे कि उस ज़माने के मेवाड़ के राजा रतन सिंह, जिस पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और वो बहुत ही बहादुरी से लड़े और फिर आखिरी में मारे गए। और फिर उनकी रानियों ने, रानी पद्मावती जो थी, जिन्होंने फिर जो है जौहर किया, यानी कि जो बड़े एक कुएं में आग लगाई, और एक सूखा कुआं और एक तालाब जिसमें आग लगाई और उसमें वो कूद गए थे। तो इन राजाओं के बारे में जो राजपूत हीरोज़ थे जो लड़ाई में मरना पसंद करते थे हारने की बजाय, उनके बारे में बहुत सारी कविताएं और सॉन्ग लिखे गए, और ज़्यादातर ये कविताएं और सॉन्ग ट्रेन मिंस्ट्रल लिखा करते थे। अब ये मिंस्ट्रल कौन है? राज दरबार के चारण और भाट। ये देखिए राज दरबार के चारण और भाट होते थे। इनका काम ही ये होता था कि राजाओं के बारे में अच्छी अच्छी कविताएं लिखना और राजा की बड़ाई करना। और ये चारण भाट द्वारा लिखी गई जितनी भी कविताएं थी आज भी मेमोरीज़ के रूप में सुरक्षित हैं। अलग अलग राजाओं के जो म्यूज़ियम्स हैं उनके बारे में जो लिखी गई थी वो चीज़ें आज भी जो है प्रिजर्व की गई हैं। ठीक है, और लोगों को, दूसरों को इंस्पायर करती है, दूसरों को लड़ने के लिए इंस्पिरेशंस देती हैं। ऑर्डिनरी पीपल, जन साधारण जो लोग थे वो ज़्यादातर इन स्टोरी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो है फिर वफादार बने रहते थे राजा के प्रति। विच ऑफन डिफेक्टेड ड्रामेटिकल सिचुएशन, कि इन कहानियों में, इन पोएम में ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट की जाती थी और बहुत सारा इमोशंस डाला जाता था ताकि लोग जो है राज्य और राजा के प्रति वफादार रहे, लॉयल्टी बनी रहे। फ्रेंडशिप के लिए बहुत सारी बातें इसमें लिखी जाती थी। लव, वॉल्योर, एंगर, ये सब जितने भी भावनाएं हैं उसके अंदर, कविताओं के अंदर डाल दी जाती थी, पोएम और सॉन्ग के अंदर। ओके, अब जानना ये है कि क्या ये लड़ाइयाँ जो होती थी वो अलग अलग इशू होते होंगे उनके, जो जिनमें राजपूत राजा लड़ने जाते होंगे, तो क्या वुमेन्स भी यहाँ कोई स्थान रखती है इन स्टोरियों में?
बिल्कुल वुमेन्स के बारे में भी कोई ना कोई बातें जरूर लिखी गई होंगी। क्या वुमेन्स भी बड़ा हीरोइक रोल प्ले करती होंगी इसमें, या फिर उन वुमेन्स की वजह से कोई कन्फ्लिक्ट हुआ होगा या कोई लड़ाई का कारण रहा होगा। तो बिल्कुल ये ऐसा भी हो सकता है। समटाइम कई बार ऐसा भी होता है दे फिगर एज ए काज फॉर कन्फ्लिक्ट, कि वो किसी झगड़े का कारण रहे हैं। जैसे हो सकता है लड़ाई मैंस के बीच में या राजाओं के बीच में इसी वजह से हुई हो कि भाई वो उन जो है रानियों को या उन औरतों को जीतना चाहते हो, विन और प्रोटेक्ट, या तो उनको जीतना चाहते हो या फिर वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाइयाँ राजस्थान में हुई होगी या राजपूताना में होगी, तो ये हो सकता है कि भाई वो इस चीज़ के लिए हुई हो। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जैसे उन्होंने रानी पद्मावती को जीतने के लिए वो लड़ाई लड़ी रतन सिंह के साथ। ठीक है, और रतन सिंह ने वो लड़ाई लड़ी अपनी जो राज्य की औरतों को बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती थी कि पुराने मतलब इतिहास में लड़ाइयाँ कई बार वुमेंस के लिए भी हो जाती थी। वुमेंस आल्सो डिपिक्टेड एज फॉलो देयर हीरोइक हस्बैंड, और वुमेंस जो अपने जो उनके पति होते थे उनके साथ ही वो जीते थे और उनके साथ ही वो मरते थे। बिल्कुल जैसे रानी जो और पद्मावती के बारे में बताया कि जब राणा रतन सिंह जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो भी उन अपने हस्बैंड के साथ ही अपनी लाइफ को ख़त्म कर देती हैं। डेथ यानी कि जो है सती होना पसंद करती हैं। तो इसी से ही शायद कहीं ना कहीं रानी पद्मावती या जो अदर जो वुमेन्स थी जिन्होंने जौहर किया, मुग़लों को उन्होंने जो है कंट्रोल नहीं करने दिया अपने आप को, या ये कहें कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं को जो कंट्रोल नहीं करने दिया, और वो सती हो गई। ठीक है, सती हो गई। ओके, तो देखो यहाँ से ही शायद सतियों की कहानी शुरू हुई कि जैसे मरे हुए हस्बैंड के साथ ही वो भी जलती हुई चिता पर फ्यूनरल प्री पर वो विडो जो कि विधवा हो गई है अपने पति के मरने के बाद, वो भी जल जाती थी अपने पति के साथ ही। ठीक है, तो ये सती सिस्टम जो होता था ये शायद वहीं से परंपरा शुरू हुई, या फिर कोई एक्चुअल प्रमाण नहीं है कि सच में राजस्थान से शुरू हुई है सती परंपरा या कहीं और से हुई, लेकिन सती सिस्टम शुरू हुआ था, जो बाद में सती सिस्टम को फिर गलत ठहराया गया और 1829 में इसे बैन कर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से इस सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। ओके, ये देखिए, अब ज़रा देखते हैं कि कौन सा है राजपूताना। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा एरिया, ये राजपूताना एरिया आजकल का जो राजस्थान है सबसे बड़ा एरिया माना जाता है। इतना बड़ा एरिया किसी भी स्टेट का नहीं है, सबसे बड़ा एरिया माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग एरिया, बीकानेर, जयपुर, राजस्थान के अंदर जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, ये बहुत बड़े एरिया थे जो राजस्थान के अंदर फेमस रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है राजपूताना था। आपके इस लेसन में देखो उड़ीसा के बारे में भी बात हुई है, तो हम उड़ीसा के बारे में अभी बात करके आए कि कैसे जगन्नाथ मंदिर वहाँ उड़ीसा में बड़ा फेमस हुआ, और उड़ीसा के अंदर अनंत वर्मन और अनंग भीम ने कैसे यहाँ पर ये तैयार कराया। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट जैसे यूपी का होगा, जिसमें कथक के बारे में बताया जाएगा, कैसे यूपी के घराने में उत्तर प्रदेश में इसको बड़ा फेमस किया गया, कथक नृत्य बड़ा फेमस हुआ। उसके बाद में पेंटिंग के बारे में बताया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में पेंटिंग कला बहुत ही फेमस हुई। तो ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमें याद रखना है कि कैसे यहाँ पर पेंटिंग्स जो बहुत फेमस हो गई, यानी कि हिमाचल में कांगड़ा आर्ट ऑफ पेंटिंग। और ये रही कलकत्ता का एरिया, बंगाल का एरिया, जो कि पूरा ही बंगाल था पहले। तो ये आजकल ये बांग्लादेश बना हुआ है, लेकिन पहले ये पूरा बंगाल होता था। तो इसमें कैसे रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई, जैसे ये बांग्लादेश बना हुआ आजकल, और ये हमारा बॉर्डर है, यानी कि हमारा जो कलकत्ता और जो है वेस्ट बंगाल एरिया, ये देखिए ये वेस्ट बंगाल हो गया और ये वाला ईस्ट बंगाल हो गया, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ओके, तो इस पूरे बंगाल में किस तरह से बड़े बड़े साम्राज्य में ये पूरा एक बड़ा साम्राज्य, ध्यान रखें। ये देखिए पूरा का पूरा एक बड़ा बंगाल था ये पहले ये इसको पूरे को बंगाल कहते थे। तो इस एरिया में कैसे बंगाली लैंग्वेज बड़ी डेवलप हो गई। ये जो बीच में रेड लाइन आपकी बनी हुई है, ये वेस्ट बंगाल बना देती है, इधर ईस्ट बंगाल। तो ये जो ईस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज बड़ी डेवलप हो गई थी। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इधर वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, और जो बाद में इधर डेवलप हो गए और ये बंगाली लैंग्वेज डेवलप हुई। ओके, तो इस तरह से हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए बंगाल पूरा दिखाया गया है ये इसमें, तो इस मैप में हम इन चीज़ों के बारे में करेंगे। ओके, ये केरला के एरिया, यहाँ पर भी बहुत अलग ही, जैसे शुरू में आपने देखा था कि कैसे इन्होंने रीजनल लैंग्वेज यानी कि मलयालम लैंग्वेज बड़ी डेवलप की थी, और
लीला तिलकम बुक लिखी गई थी और यहाँ चोल चेर पांड्यान्स ग्रुप बड़े फेमस हो गए थे। ओके, अब देखिए ज़रा आगे नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि कैसे राजस्थान के अंदर ये चीज़ें फॉलो करते गए लोग। हीरोइक आइडल जो राजस्थान के राजपूताना एरिया में होते थे उनको लोग जो है फॉलो करते रहे और कई बार तो उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए भी जो है पेमेंट यानी कि पे करना होता था, या जैसे मैं ये कहूँ कि भाई अपना जीवन वो दांव पर लगा देते थे और वो मर जाते थे। मतलब कि जैसे सतियों के बारे में बताया कि कैसे अपने हस्बैंड के साथ ही वो अपना जीवन दांव पर लगा देती थी। ओके, और अब बात करते हैं एक और स्टोरी ऑफ कथक। जैसे मैंने यूपी के बारे में आपको बताया था कि हम यूपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो अलग ही एक डांसिंग स्टाइल है कथक, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये बहुत बड़े एरिया में फैल गया था। ओके, तो अब देखिए कथक के बारे में। तो राजस्थान के हीरोइक ट्रेडिशन के अलावा कुछ और चीज़ें भी अलग अलग एरिया में डेवलप हुई, जैसे डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में डांस स्टाइल बड़ी फेमस हुई। अब यहाँ हम कथक जो एक फेमस डांस स्टाइल है, और भी बहुत सारी जो है डांस स्टाइल इंडिया में फेमस हुई कथक के बाद में। तो हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ वंस डांस फॉर्म कथक कि इसका क्या इतिहास है, ये किस एरिया में सबसे पहले डेवलप की गई और कैसे इसको लोगों ने सीखा। तो देखिए कथक की जो कथक डांस जो है वो इंडिया के नॉर्थन पार्ट पे यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी डेवलप है। नॉर्दर्न इंडिया के लोग काफ़ी बड़े लेवल पे कथक करते हैं, तो यहीं से जुड़ा हुआ है। कथक जो शब्द है ये कथा से आया, यानी कि पहले देवताओं के बारे में संस्कृत लैंग्वेज में कथाएं गाई जाती थी, और भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेज होती थी जिसमें कथाएं देवी देवताओं की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की कथाएं गाई जाती थी। उन कथाओं से ही फिर बाद में ये कथक डांस डेवलप हुआ। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये कथक डांस जो है ये बड़ा फेमस हुआ, और जो है अलग अलग स्टोरी टेलर होते थे मंदिरों में, जो स्टोरी टेलर्स जो मंदिरों में कहानी गाया करते थे, कथा गाया करते थे। नॉर्थ इंडिया में भी बड़े फेमस हुए ये लोग। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जो कथक टेलर जो मंदिरों के बाहर देवी देवताओं की कहानियाँ गाया करते थे, और उसी के साथ में फिर डांस परफॉर्म किया जाता था, सॉन्ग परफॉर्म होते थे, अलग अलग गेस्चर में परफॉर्म होते थे। ठीक है, अलग अलग परफॉर्मेंस में वो परफॉर्म किए जाते थे। ओके, तो कथक बहुत ही बड़े लेवल पे इस तरह डांस फॉर्म के रूप में 15 और 16 सेंचुरी में डेवलप हो गई। एक बात फिर ध्यान से सुनिए, कथा गाते हुए डांस परफॉर्म करना कथक था। कथा गाते हुए डांस परफॉर्म करना कथक था, और जो है ये भक्ति मूवमेंट में बड़ा इसका योगदान है। ये फैल गया, और जो है इसमें राधा कृष्ण की जोड़ी भी बड़ी फेमस रही। ये फोल्क प्ले होता था, ठीक है, ये एक नृत्य होता था जो इसमें किया जाता था। राधा कृष्ण का फोल्क प्ले रास लीला के नाम से बड़ा फेमस हुआ, जो कि यूपी में भी लोग जो बहुत दिनों तक, यानी कि अभी तक भी लोग इस रास लीलाओं को वहाँ परफॉर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, गोपियाँ, जो उनका फोल्क डांस होता था, वो कथक स्टोरी टेलर उनके बारे में बताते रहते और वो सब होता रहता था। बेसिक गेस्चर, अलग अलग टाइप की गेस्चर से ये लोग अपने रास लीलाएं वहाँ पर जैसे राधा कृष्ण की जो होती थी, तो ये उसी टाइम से ही कथक डांस स्टाइल जो है पूरे भारत भर में फैलती चली गई। ओके, और देखिए मुग़ल एम्परर यानी कि मुग़ल राजाओं के टाइम में भी कथक जो होती थी, राज दरबारियों के बीच में कथक की जाती थी, कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था, मतलब राज दरबारों में बड़े परफॉर्म होती थी ये। और उसी टाइम से ही एक अलग ही डांस फॉर्म जो है डेवलप होती है, डिस्ट्रिक्ट स्टाइल में, अलग अलग स्टाइल में ये डांस परफॉर्म हुआ, और अलग अलग घराने बने। फिर जैसे मुग़लों में ही जो है अलग अलग घराने बने डांसिंग स्टाइल के लिए, जैसे कि राजस्थान का जयपुर घराना बड़ा फेमस रहा, लखनऊ घराना एक और बड़ा फेमस रहा। ये याद रखें, NTSC में क्वेश्चन आएंगे कि कथक जो कथावाचक होते थे, स्टोरी टेलर, उनकी कथा के साथ साथ ही जो डांसिंग स्टाइल अपनाते थे, डांस करते थे, वो किस किस जगह पर कौन कौन से परिवार हुए हैं। तो एक जयपुर घराना हुआ बड़ा फेमस, एक लखनऊ घराना बड़ा फेमस हुआ, और
लखनऊ यानी कि यूपी में तो वाजिद अली शाह बड़े फेमस हुए, बड़े नवाब थे उस टाइम के अवध के। अवध यानी कि जो उस समय का बिहार वाला एरिया और यूपी का एरिया पड़ता था, वहाँ पर ये बड़ी फेमस हुई आर्ट, कथक आर्ट। और ये थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के लगभग ये बहुत बड़े लेवल पे आ चुकी थी। अलग अलग डांसिंग स्टाइल यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे थे। तो दो घराने जयपुर और लखनऊ अलग अलग जगह पर इस तरह के डांस परफॉर्म किया करते। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये कथक डांसिंग स्टाइल खजुराहो के टेम्पल्स में दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पर इस मंदिर में डांस क्लास ऑफ, ठीक है, लक्ष्मणा टेम्पल में दिखाई गई है खजुराहो में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाथ की मुद्राएं हैं, शरीर की मुद्राएं जो हैं और पैरों की जो स्टाइल्स हैं वो सब जो है पूरा इसमें दिखाई गई है। ओके, और उसके बाद देखिए यही डांस स्टाइल फिर पूरे भारत भर में फैलती चली गई। ओके, आज के दिन ये डांसिंग स्टाइल पंजाब, कश्मीर, बिहार, एमपी इन सारे एरिया में ये फैल चुकी है। ठीक है, ओके, तो मतलब पूरे ही भारत भर में फैल चुकी है। हरियाणा में भी अलग अलग जगह पर भी ये चीज़ें। हाँ जी, 2 चम्मच। ठीक है, ये सब यहाँ एमपी और पंजाब, हरियाणा, यूपी में डेवलप होती चली गई है। ठीक है, ओके, और अब देखिए यहाँ पर इस डांसिंग स्टाइल में, कथक डांसिंग स्टाइल में पैरों की जो स्टाइल्स होती थी, पैरों का जो रैपिड फुटवर्क होता था वो जो है म्यूज़िक के साथ उसी हिसाब से मैनेज किया जाता था। और ज़बरदस्त इलोबरेट कॉस्ट्यूम्स पहनते थे और वो उसी हिसाब से अपने जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो भी बड़े कथा के साथ साथ ही उनका चलता रहता था। मतलब सीधी बात है कि भाई कथावाचक स्टोरी टेलर कथा गाता रहेगा और उसी कथा के साथ साथ जो डांस परफॉर्मिंग करने वाले हैं वो कथक करते रहेंगे। तो कथक इसी तरह से एक लोकल कल्चर के रूप में डेवलप होता चला गया। बाद में ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने इसको बड़ा डिसफेवर किया कि ये नहीं होना चाहिए, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। उन्होंने इसको फेवर नहीं किया और ये धीरे धीरे डाउन होती चली गई। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन मुग़ल काल में ये बड़ी डेवलप थी और बाद में कुछ ही घरानों में ये बच पाई। कोटिशंस यानी कि जो राज दरबारी होते थे, कोटिशंस, उनके बीच में ये रह पाई थी। और उसके बाद इसमें कुछ 6 क्लासिकल फॉर्म और डेवलप हुई धीरे धीरे। आज़ादी के बाद में काफ़ी इसको डेवलप किया गया डांसिंग स्टाइल में। तो देखिए ये क्लासिकल डांसिंग स्टाइल और कौन कौन सी थी कथक में। यहाँ पर ये देखिए, ये एक सबसे फेमस कथक के अलावा भरतनाट्यम बड़ा फेमस हुआ। एक कथकली केरल में बड़ा फेमस हुआ, भरतनाट्यम तमिलनाडु का था। और कथकली जो एक और डांसिंग स्टाइल थी कथक में ही, एक ओडिसी उड़ीसा में बड़ी फेमस हुई। ये आज़ादी के बाद ही काफ़ी बड़े फेमस हो पाए थे। एक कुचिपुड़ी आंध्रा में बड़ी फेमस हो पाई। मणिपुरी मणिपुर में डेवलप हो पाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर ये चीज़ें डेवलप हुई हैं। अलग अलग डांसिंग स्टाइल अलग अलग जगह पर परफॉर्म हुई है। आप यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर में कैसे यहाँ पर जो है ये एक इमेज बनाई हुई है जिसमें कथक डांस जो है एक राज दरबार में परफॉर्म करने के लिए दिखाया गया है। ओके, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्लासिकल डांसिंग स्टाइल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती थी और इसको करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी। ओके, ये आर्ट जो क्लासिकल आर्ट कही गई ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही अलग ढंग से ट्रेनिंग लेकर इसको सिखाया जाता था। ठीक है। और क्लासिकल, कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई क्लासिकल का मतलब क्या है, ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। द क्वेश्चन डिफाइनिंग एनी आर्ट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कि कोई आर्ट क्लासिकल है तो वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो उस चीज़ के बारे में बताया गया कि यहाँ पर क्लासिकल का मतलब क्या है, यानी कि जो पुराने यानी कि राज दरबारों में जो डांसिंग स्टाइल होती थी हम उसको क्लासिकल डांस स्टाइल कहते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे टाइप की डांस स्टाइल हो रही है, अलग अलग रिलीजियस थीम में डांसिंग स्टाइल की जा रही है। तो हमें क्लासिकल का मतलब कि यहाँ ग्रेट डील द स्किल, मतलब इसमें बहुत अच्छे स्किल की ज़रूरत पड़ती होगी, लॉन्ग टाइम की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, तब जाके आप क्लासिकल डांस स्टाइल कर पाते हैं। ओके, और फिर क्योंकि ब्रिटिश टाइम में इसको ज़्यादा इनक्रेज नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद में इसको इनक्रेज किया जाने लगा और फिर उसके बाद में लोग काफ़ी टाइम तक इसको करते रहे, यानी कि इंडिया की आज़ादी के बाद भी बड़े लेवल पे रहा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट डांस फॉर्म दैट आर क्लासिफाइड एज अ फोल्क, यानी कि जो पौराणिक कथाएं थी उनके अकॉर्डिंग वो सेवरल कैरेक्टर्स में इसके साथ साथ वो
क्लासिकल फॉर्म में इसको करते रहे थे। ठीक है, तो मतलब कि क्लासिकल का मतलब है कि वो पुरानी चीज़ें जो डांस स्टाइल की जो उस समय होती थी, आजकल जो मिक्सिंग चल गया उससे थोड़ा अलग होती थी। तो आज के दिन बहुत सारी डांसिंग स्टाइल प्रेजेंट है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी, तो हमें याद रखना है ये सब अलग अलग एरिया में जो है सिखाई गई थी। ओके, उसके बाद में तो ये कथक के बारे में हमें याद रहेगा, समझ में आ गया होगा हमें। तो इस पार्ट में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और ठीक है, पार्ट 2 आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई थिंक आपने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। राजपूत राजाओं के बारे में काफ़ी बातें हमने सीखी है और कथक के बारे में हमने काफ़ी बातें सीखी। ठीक है, एक डांसिंग स्टाइल जो बहुत ही फेमस हो गई थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही पार्ट 2 में। थैंक यू।